परफ्यूम की लुभावनी खुशबू उड़ाता एक बाइक चालक पायल की बिल्कुल बगल से तेजी से गुजर गया। उफ, गाड़ी चलाने की जरा भी तमीज नहीं है लोगों में, पायल गुस्से से बोली। उसकी गाड़ी थोड़ी सी डगमगाई, लेकिन किसी तरह बैलेंस बना ही लिया उसने। वाकई रोड पर जबरदस्त ट्रैफिक था। अगर वह बाइक वाला फुर्ती से न निकला होता तो आज दो गाड़ियों में टक्कर हो ही जाती। शाम के समय कचहरी के सामने के रास्ते पर भीड़ बहुत बढ़ जाती है। धूप ढलते ही लोग खरीदारी करने निकल पड़ते हैं और फिर ऑफिसों के बंद होने का समय भी लगभग वही होता है। थोड़ी दूर पहुंची थी कि वह बाइक चालक उसकी बाईं ओर फिर से प्रकट हो गया और रुकते हुए बोला, सॉरी मैडम। ठीक है, कोई बात नहीं, पायल हल्की सी खींच के साथ बोली। फिर बुदबुदाई की, अब यह क्या तुक है कि बीच रास्ते में रुककर सॉरी बोले जा रहा है। सॉरी तो बोल दिया ना आंटी। पायल ने आवाज की तरफ नजर उठाकर देखा तो बाइक की टंकी पर बैठी नन्ही सी बच्ची भोलेपन से उसकी ओर ही देख रही थी कि हेलमेट के अंदर का चेहरा देखे। आदि, हाँ, आदित्य ही तो था वह, जो उस बच्ची की बात सुनकर उसे ही देख रहा था। पापा, आंटी अभी भी गुस्से में है। आंटी ने क्या बांधा है? पायल को नकाब की तरह दुपट्टा बांधे देखकर बच्ची फिर से बोली, बेटा मैं गुस्से में नहीं हूँ, अब जाओ। इतना कहकर पायल फुर्ती से आगे बढ़ गई। घर पहुंची तो उस पर अजीब सी खुमारी छाई हुई थी। आज सालों बाद स्कूल के दिन याद आने लगे। सारी सखियां मिलकर कितनी अटखेलियां किया करती थी। पता नहीं 11वीं व नए विषय पढ़ने की उमंग थी या उम्र के नए पड़ाव का प्रभाव। सब कुछ धुला धुला सा रंगीन लगता था। डॉक्टर बनना सपना था उसका। इसी सपने को पूरा करने के लिए वह पढ़ाई में जी जान से जुटी हुई थी। सभी शिक्षिकाएं पायल से बहुत खुश थीं, क्योंकि विज्ञान के साथ साथ साहित्य में भी खास दिलचस्पी रखती थी वह। हिंदी में उसका प्रदर्शन गजब का था। उसकी चित्रकला में रुचि होने की वजह से उसकी फाइलें भी अन्य सहपाठियों के लिए उदाहरण बन गई थीं। किसी भी शिक्षिका को जब अच्छी फाइल बनाने की बात विद्यार्थी को बतानी होती तो वे पायल की फाइलें मंगवा लेती। बड़े स्कूल में मत पढ़ाओ इसे, लड़कियां बिगड़ जाती हैं। माँ ने एडमिशन के समय बाबूजी से कहा था, तुम चिंता मत करो, देखना हमारी बेटी ऐसा कोई काम नहीं करेगी, यह तो हमारा नाम रोशन करेगी। बाबूजी ने पायल के पक्ष में निर्णय सुनाया। सिर झुकाकर बैठी पायल ने बाबूजी के शब्दों को दिमाग में अच्छी तरह बिठा लिया था। स्कूल में वह लड़कियों के ही ग्रुप में रहती थी। हालांकि सहपाठी लड़कों से थोड़ी बहुत बातचीत हो जाती थी, लेकिन वह उनसे कटी कटी ही रहती थी। कई लड़के उसके इस व्यवहार से उसे घमंडी कहते या फिर उसकी कठोरता को देखकर बातचीत करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते थे। एक दिन पायल ने एक सहपाठी ने उसके नाम का प्रेम पत्र लिखकर नोटबुक में रख दिया। पत्र किसी तरह हेमा के हाथ में पड़ गया तो क्लास की सारी लड़कियां पायल को छेड़ने से बाज नहीं आई। लाली, तुम बनती तो बड़ी भोली हो, लेकिन एक दिन यह गुल खिलाओगी, हमें पता न था। हेमा गंभीर स्वर में बोली तो सारी लड़कियां हंस पड़ी, परंतु पायल आग बबूला हो गई और उसने तुरंत अशोक का प्रेम पत्र प्रिंसिपल के समक्ष प्रस्तुत कर दिया। उसके बाद अशोक की ऐसी पेशी हुई कि भविष्य में स्कूल और कोचिंग के किसी भी लड़के का पायल के सामने कोई प्रस्ताव रखने का एहसास ही न हुआ। लड़कों के ग्रुप में अक्सर कहा जाता कि झांसी की रानी के आगे न जाना, नहीं तो अपनी जान से हाथ धोना पड़ सकता है। इस घटना के बाद पायल ने स्वयं को पढ़ाई में व्यस्त कर लिया। पायल और हेमा में गहरी दोस्ती थी। दोनों के व्यक्तित्व बिल्कुल अलग अलग नदी के दो किनारों की तरह थे, लेकिन एक दूसरे से प्रेम और दोस्ती की तरल धारा दोनों को जोड़े रखती थी। पायल जहाँ शांत सरोवर की तरह थी, वहीं हेमा बरसात में उफनती हुई नदी की तरह थी। दोनों की पारिवारिक स्थितियों में भी जमीन आसमान का अंतर था। पायल सरकारी स्कूल के टीचर की बेटी थी, तो हेमा एक बिजनेसमैन की बेटी। हेमा का आदित्य के प्रति आकर्षण किसी से छिपा नहीं रह सका, लेकिन किताब का कीड़ा कहे जाने वाले आदित्य की हेमा में कोई दिलचस्पी नहीं थी। हाँ,
अनन्या और नितिन, प्रीति और दीपक आदि कई जोड़ियां बन गई थी स्कूल में, जो आगे चलकर साथ साथ पढ़ने और उसके बाद सेटल होने पर एक दूजे के हो जाने का सपना देखा करती थी। एक बार बायोलॉजी की लेक्चरर अनामिका मैम ने बातों ही बातों में कह दिया, यह तुम लोगों के पढ़ने लिखने की उम्र है, बेहतर है कि रोमांस का भूत अपने अपने दिमाग से उतार दो। क्लास के भावी जोड़ों ने मैडम को खूब कोसा। उनकी बात में छिपे तथ्य को वे अपरिपक्व मस्तिष्क नहीं समझ पाए थे। कितने सुहाने दिन थे वे, पायल मुस्कुराते हुए सोचने लगी। पायल बालकनी में आ गई, गुनगुनाते हुए। सामने के ग्राउंड में खेलते बच्चों को देखना उसे बहुत अच्छा लग रहा था। आज पायल को न जाने क्या हो गया था। न उसने हवा में उड़ते केशों को संवारने की कोशिश की, न उड़ान भरने को आतुर दुपट्टे को हमेशा की तरह काबू करने का प्रयास किया। बिट्टो चाय ले ले। माँ की आवाज़ सुनते ही पायल चौंक गई, जैसे किसी ने चोरी करते पकड़ लिया हो। अरे माँ, मैं अंदर ही आ जाती, पायल कुछ झपते हुए बोली। तो क्या हुआ, दिन भर तो तुम भाग दौड़ करती रहती हो, इसी बहाने मैं भी थोड़ी देर ताज़ा हवा में बैठ लूँगी। माँ ने कुर्सी खींच ली और चाय की चुस्कियाँ लेने लगी। पायल भी बेमन से कुर्सी पर बैठ गई। आज किसी से भी बात करने का मन नहीं हो रहा था उसका। दिल चाह रहा था कि वह अकेली रहे, किसी से बात न करे। बिट्टो, आज तो तू बड़ी खुश दिख रही है, तुझे ऐसा देखने के लिए तो आंखें तरस जाती हैं, माँ बोली। नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं है, कह बात टाल गई पायल। रात को सोने लेटी तो नींद आंखों से कोसों दूर थी। वह लुभावनी खुशबू और तरल आवाज़ जहन को सरोबार किए जा रही थी। लेकिन एक पल बाद पायल ने रोमानी विचारों को झटक दिया। आदित्य, जिसे आज वर्षों बाद देखा, अब किसी और की अमानत है। उसका इस तरह की कल्पनाएं करना भी गलत है। और वह अबोध बच्ची कितनी प्यारी है। कौन होगी उसकी माँ। अब तो पुराने परिचय के तार कहाँ रहे, जो किसी से संपर्क करके पूछताछ की जा सके। पुराने साथी न जाने कहाँ गुम हो गए। एक हेमा थी, लेकिन वह भी दिल्ली चली गई, और गई भी ऐसे कि पीछे सुध लेने का होश तक न रहा। वह खुद भी तो एक नए लक्ष्य को पाने के लिए किसी तीरंदाज की तरह भिड़ गई थी। एक दो बार पत्रों का आदान प्रदान कर दोनों ने अपने अपने कर्तव्य की तीसरी समझ ली। अपने संपर्क के सूत्र ओझल होते गए। बाबूजी, माँ, यह देखिए मैं फॉर्म ले आई हूँ। पायल आंगन से ही चिल्लाते हुए घर में घुसी और बाबूजी के सामने सोफे पर बैठ गई। कुछ पल बाबूजी खामोश रहे, फिर एक एक शब्द सोचते हुए बोलने लगे। बेटी, तुम्हारी जिद के खातिर बायोलॉजी सब्जेक्ट तुम्हें दिला दिया था, लेकिन मैं तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा बीएससी करा सकता हूँ। डॉक्टरी कराने की हैसियत नहीं है मेरी। बाबूजी की बेबस आवाज़ आज भी कानों में गूंजती रहती है। बाबूजी की हैसियत पायल से छिपी कहाँ थी, लेकिन यौवन की उमंगों ने उन्हें अनदेखा कर कई सपने पाल लिए थे। बाबूजी, आपने मेरे सपने तोड़े हैं, मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूंगी, सुबकते हुए पायल ने कहा, और पीएमटी प्रवेश परीक्षा में फॉर्म के टुकड़े टुकड़े कर हवा में उछाल दिए। मुझे समझने की कोशिश कर बेटी। बाबूजी के अंतिम शब्द थे वे। उसके बाद उन्हें लकवा मार गया, जो उनकी वाणी ले गया। सॉरी बाबूजी, मेरे कहने का यह मतलब नहीं था। आप अपने आप को संभालिए बाबूजी। मुझे नहीं बनना डॉक्टर। माँ, तुम कुछ बोलती क्यों नहीं है। न जाने क्या क्या कह गई पायल, लेकिन तीर कमान से निकल कर सुनने वाले को जख्मी कर चुका था, और वह जख्म लाइलाज था। उस दिन के बाद तो पायल की जिंदगी ही बदल गई। उसने बीए में दाखिला ले लिया। परिचित कई बार हंसी भी उड़ाते, अरे डॉक्टर बनना हर किसी के बूते की बात नहीं। 2 साल साइंस पढ़कर ही पसीने छूट गए, तभी तो आर्ट्स कॉलेज में अपना नाम लिखवा लिया। पायल ऐसी बातों को अनसुना कर जाती। अब घर के 3 प्राणियों की जिम्मेदारी भी उसी की थी। उसने पार्ट टाइम जॉब कर ली। बाबूजी की थोड़ी जमा पूंजी और माँ के गहने कितने दिन काम आते हैं। बीए की परीक्षा में वह पूरी यूनिवर्सिटी में अव्वल आई। बाबूजी की खुशी से चमकती आंखें देख पायल की आत्मग्लानि कुछ कम होने लगी। फिर एमए, पीएचडी और कॉलेज में लेक्चररशिप। कॉलेज में जॉब के बाद उसे महसूस हुआ कि अब कुछ विराम मिला है भटकती हुई जिंदगी को। लेकिन इस पर्यटन में उम्र का पक्षी फरार फर फर करता हुआ 31वें वर्ष की दहलीज पर पहुंच गया। बाबूजी उसके सेटल होते ही एक दिन खुली आंखों से उसे आशीर्वाद देते हुए चल बसे।
जैसे पायल को सक्षम और सफल देखने के लिए ही उनके प्राण अटके पड़े थे। अब पायल और माँ, दो ही प्राणी बचे थे घर में। एक दो बार उसके विवाह की बात चली, लेकिन पायल ने शर्त रख दी, माँ भी विवाह के बाद मेरे साथ ही रहेगी। धन के लालची युवक एक बूढ़े जीव के को दहेज के रूप में अपनाने की कल्पना भी नहीं कर सकते थे, इसलिए ऐसे भागते जैसे गधे के सर से सींग। धीरे धीरे 35वें साल तक पहुंचते पहुंचते पायल ने जीवन साथी की आस को तिलांजलि दे दी, लेकिन आज की घटना ने उसे अच्छी तरह से वाकिफ करा दिया कि चाहे वह ऊपर से कितनी भी कठोर क्यों न बने, एक साथी की आकांक्षा उसे अब भी है। कोमल भावों के अंकुर अब भी उसके हृदय की मरुभूमि में फूटते हैं। सोचते सोचते उसे नींद आ गई। सुबह उठकर फिर कॉलेज जाने का रूटीन चालू हो गया। एक दिन शाम को माँ के साथ पास के ही गार्डन में टहलने गई तो वहाँ बाइक चालक की उसी प्यारी बच्ची को देखकर खुद को रोक न सकी। पूछा, बेटी कैसी है आप कौन है आंटी? बच्ची ने भोलेपन से पूछा। मैं वही उस दिन वाली आंटी जिसने चेहरे पर स्कार्फ बांधा था। बच्ची कुछ देर सोचती रही, फिर प्यार से मुस्कुरा दी। पायल का मातृत्व उमड़ पड़ा। बच्ची के गोल गाल थपथपाकर बोली, आपका नाम क्या है? पहले अपना नाम बताइए। बच्ची द्वारा किए गए प्रश्न का पायल खिलखिलाकर हंस पड़ी। फिर बच्ची पापा पापा चिल्लाते हुए आदित्य को खींच लाई। उसे देखकर चौंक पड़ा आदि। अरे पायल, तुम तो वही आंटी हैं जिनको हमने सॉरी कहा था। उस दिन तुम ही थी, आई मीन आप ही थी। ठीक है, मुझे तुम भी कह सकते हो, पायल मुस्कुराते हुए बोली। आदि कुछ झेप सा गया। नमस्ते डॉक्टर साहब, बच्ची को घुमाने लाए हैं। अरे माँ जी, आप भी यहाँ? अब कैसी तबीयत है आपकी? तुम लोग एक दूसरे को पहचानते हो? आदि कुछ हंसते हुए बोला, दरअसल हम सभी लोग एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन यह नहीं जानते कि हम एक दूसरे को जानते हैं। पापा पापा, आप क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बच्ची मासूमियत से बोली। तो तीनों हंस पड़े। आदित्य जान गया कि बुजुर्ग महिला जो 4 दिन पहले इलाज के लिए आई थी पायल की माँ है, और पायल भी जान गई कि माँ जिस डॉक्टर साहब का बखान करते हुए नहीं थक रही थी, वह डॉक्टर साहब और कोई नहीं बल्कि आदि ही है। माँ ने तुरंत आदित्य को घर आने का निमंत्रण दे डाला। परिचय की कड़ियाँ कुछ इस तरह जुड़ी कि सारे दायरे खत्म होते नजर आने लगे। तन्वी की माँ नहीं थी, यह बात आदि ने माँ को पहले ही बताया था। आदि की बेटी तन्वी पायल को चाहने लगी। बिन माँ की बच्ची तन्वी पर पायल का प्यार कुछ ज्यादा ही उमड़ता। एक दिन पायल तन्वी के जिद करने पर आदि के घर गई। वहां हेमा की तस्वीर पर फूलों की माला देखकर पायल का चेहरा फक पड़ गया, आंखें डबडबा गई। क्या हेमा ही? हाँ, पायल सोफे पर बैठ गई। अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था उसे। कुछ ही देर में आदि 2 कप कॉफी बना लाया। प्याला थमाते हुए बड़ा असहज महसूस कर रही थी। पायल तन्वी पड़ोस के घर में खेलने चली गई। कॉफी पीते हुए आदि कह रहा था, एमबीबीएस करने के बाद दिल्ली में ही एक अस्पताल में मैं प्रैक्टिस चालू कर दी थी। हेमा के मौसा जी हमारे डिपार्टमेंट के हेड थे। उन्हीं की पहल पर हमारी शादी हो गई। मेरे ख्वाबों में तो कोई और ही बसी थी। मैं राजी नहीं था, लेकिन माँ की जिद के आगे मेरी एक न चली। हेमा बहुत प्यारी लड़की थी, लेकिन मेरे स्वभाव के बिल्कुल विपरीत। हम लोगों के दिल ज़्यादा जुड़ नहीं पाए। उसे हर वक्त मुझसे शिकायत रहती थी कि मैं उसे समय नहीं देता हूँ, उसके साथ शॉपिंग और पार्टियों में नहीं जाता हूँ। उसके शौक कुछ अलग ही थे मुझसे। न वह मुझे समझ पाई और न मैं उसे संतुष्ट कर पाया। सोचा था बच्चे के आने के बाद सब ठीक हो जाएगा, लेकिन डिलीवरी में ही कॉम्प्लिकेशन पैदा हो गया। लाख कोशिशों के बावजूद हम हेमा को बचा नहीं पाए। तब से मैं ही माँ और बाप दोनों की भूमिका निभा रहा हूँ तन्वी के लिए। कहते कहते आदि का गला रुक गया। किन शब्दों में सांत्वना देती पायल बड़ी देर तक बुत बनी बैठी रही। मैं तो सोच भी नहीं सकती कि हेमा अब इस दुनिया में नहीं है, और इस मासूम तन्वी का क्या कसूर जो इसे बिना माँ के रहना पड़ रहा है। कहते हुए पायल की आवाज़ कांप रही थी। वह जैसे ही उठने को हुई, आदि की आवाज़ ने चौंका दिया। तुम चाहो तो तन्वी को माँ मिल सकती है। मैं समझी नहीं, उसने चौंक कर पूछा। मैं कई दिनों से पूछना चाह रहा था पायल, मेरी तन्वी की मम्मी बनोगी तुम?
आदि, क्या कह रहे हो तुम? कुछ होश है तुम्हें? मैं तो होश में हूँ, लेकिन निर्णय तुम्हें लेना है। आदि मुस्कुराते हुए अधिकार भाव से बोला। आदि का अधिकार भाव से भरा स्वर पायल को अपने अहम पर प्रहार सा ही लगा। उसका अप्रत्याशित सवाल पायल के दिल में हलचल मचा गया। वह फिर सोफे पर बैठ गई। मुझे सोचने के लिए वक्त चाहिए। अभी मैं कुछ ही कह नहीं कह सकती। ना चाहते हुए भी पायल के स्वर में हल्की सी कड़वाहट घुल गई। ठीक है, आखिर फैसला तो तुम्हें ही करना है, आदि कोमलता से बोला। घर वापस आई तो देखा माँ अपने काम में व्यस्त थी। पायल मन ही मन बोली, अच्छा हुआ, नहीं तो तरह तरह के सवालों से हैरान कर देती मुझे। पता नहीं कैसे मेरे मन की था मिल जाती है माँ को। कुर्सी पर बैठी पायल के सामने टेबल पर दूसरे दिन के लेक्चर से संबंधित किताब थी, लेकिन दिल जरा भी नहीं लग रहा था। उसे एक एक पंक्ति पढ़ना भारी लग रहा था। मेरी तन्वी की मम्मी तुम बनोगी? आखिर आदि के यह पूछने का मतलब क्या है? क्या मेरा अपना कोई अस्तित्व नहीं? क्या सहचर की आवश्यकता आदि को नहीं है? या सिर्फ अपनी बेटी के लिए माँ की प्राप्ति से उसकी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाएगी? मैं तन्वी की माँ बन सकती हूँ तो हमारे जीवन में मेरा क्या स्थान होगा, लगता है? आदि अभी भी हेमा को भुला नहीं पाया। साथ ही उसके मन में बिन माँ की तन्वी को देखकर अपराध भाव भी है। तभी तो उसने प्रस्ताव अपने विवाह का नहीं बल्कि तन्वी की माँ बनने का रखा। पर मेरी माँ का क्या होगा? उसका तो इस दुनिया में कोई भी नहीं। कल अगर मैं विवाह के लिए हाँ भी भर देती हूँ, इस शर्त पर कि माँ शादी के बाद मेरे साथ ही रहेगी, तो क्या आदि स्वीकारेगा इसे? तरह तरह के सवालों ने पायल के दिमाग को मथ दिया। दूसरे दिन पायल कॉलेज गई, परंतु पढ़ने में उसका मन नहीं लगा। कॉलेज से घर की तरफ रवाना हुई तो विचारों के चक्र में उलझी हुई। उसे जब होश आया तब तक उसका स्कूटर विपरीत दिशा में तेज गति से आती कार की चपेट में आ चुका था। टक्कर होते ही पायल उछलकर रोड पर जा गिरी। राहगीरों ने सहारा देकर उसे उठाया। फिर जब सामान्य हुई तो उसे ऑटो रिक्शा में बैठाकर रवाना कर दिया। स्कूटर को पास के ही गैराज में खड़ा कर दिया। माँ पायल को देखते ही सुध-बुध खो बैठी। बमुश्किल अपने आप को संभाल कर उन्होंने सबसे पहले आदि को ही फ़ोन लगाया। बेटा, पायल का एक्सीडेंट हो गया है, आप जल्दी आ जाओ। क्या हो गया? आदि एकटक नम आंखों से पायल को देखता रहा। फिर माँ की तरफ पलट कर बोला, चलिए माँ जी, मेरे दोस्त डॉक्टर आकाश का क्लिनिक पास ही है, पायल की ड्रेसिंग करवा लाते हैं। पायल मंत्रमुग्ध सी दोनों के साथ चलती रही। कब चलते हुए आदि उसने आदि का सहारा लिया और ड्रेसिंग कराते वक्त दर्द बढ़ने पर कब उसका हाथ थाम लिया, ध्यान नहीं रहा। लेकिन इन लम्हों ने अपनों के महत्व से पायल को परिचित करवा दिया। आज माँ अकेली होती तो क्या करती, कोई न कोई मदद तो कर ही देता, लेकिन ऐसा अपना तो भरा सहयोग, मदद का हाथ मिलना क्या संभव था? शाम को आदि तन्वी को ले आया। पायल को देखकर तन्वी उससे लिपट गई। पायल असहनीय दर्द से करा रही थी। आदित्य ने आहिस्ता से तन्वी को अलग करके बैठाया। बेटा, आंटी को चोट लगी है ना, उनको परेशान नहीं करना, आदि ने समझाते हुए कहा। ठीक है पापा। पापा, आंटी को दवा दो ना। रात खाना खाकर सो गई पायल। सुबह उठकर देखा तो माँ और आदि बतिया रहे थे। दोनों की आंखों के लाल डोरे बता रहे थे कि उन्होंने रात जाग कर काटी है। इसका मतलब आदि घर वापस नहीं गया, यानी कल से क्लिनिक भी बंद ही है। कोई किसी अपने के लिए ही ये सब कर सकता है? मैं बेकार की शंका में फंसी रही। पायल को जगा हुआ देखकर माँ लपक कर आ गई और सहारा देकर बैठाया। फिर चाय लाने किचन में चली गई। आदि पास की कुर्सी खींचकर बैठते हुए बोला, पायल, पता नहीं उस दिन की मेरी बात का क्या मतलब निकाला तुमने। और हाँ, मुझे पता है माँ जी की जितनी चिंता तुम्हें है उतनी ही मुझे भी। यदि तुमने इस नए रिश्ते को स्वीकार किया तो माँ जी को अपने साथ पाकर मुझे बेहद खुशी होगी। तुम्हारे बाबूजी की असहाय बीमारी और उनके गुजरने के बाद इतने सालों की तपस्या से तुमने जिस स्वाभिमान की शिला को रचा है, मैं उसे भी ठेस नहीं पहुँचाना चाहता। हाँ, उस शिला में कोई दरवाज़ा निकल सके तो मैं और तन्वी जरूर उससे गुजर सकते हैं तुम्हारे करीब पहुंचने। यह सब सुनकर पायल सिमट सी गई।
आदि ने एक पुरानी डायरी उसकी ओर बढ़ा दी। पहले ही पन्ने पर लिखी थी छोटी सी कविता, सरस्वती कहूँ तुम्हें कि तुम्हें मैं परी कहूँ, कह दो तुम्हें क्या मैं तुम्हें सुंदरी कहूँ। नीचे लिखा था पायल के लिए, जो इन पंक्तियों को कभी नहीं पढ़ेगी। उसमें तारीख थी उस 12 साल जब वे 12वीं कक्षा में थे। डायरी बंद कर पायल ने आदि की ओर देखा, फिर हौले से बोली आदि, और अपनी स्वीकृति देते हुए आदि को हाथों को हथेलियों में छिपा लिया। उस पल दर्द बावजूद पायल के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। इस नए रिश्ते को अपनाकर मिली मुस्कान आदि की आंखों में खुशहाल परिवार के सपने झिलमिलाने लगे। तो बस आज कहानी इतनी ही। धन्यवाद।